मेरा नाम दीपिका है। मैंने पहली बार वह दिल दहलाने वाली चीख की आवाज़ें सुनी तो मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थीं। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने हाथ से टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया था। मैंने जब घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बजे थे और चीख पुकार की आवाज़ें गूंज रही थीं। मैं हैरान थी कि मेरी बगल में लेटे मेरे पति अर्जुन अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? कल ही तो मैं अर्जुन की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से अर्जुन से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान में पैदा हुई थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। जेठ जी बहुत देखभाल वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। अर्जुन से लव मैरिज की शादी हुई थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था और वहीं से हमारी फोन पर बातें होना शुरू हो गई थीं। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसीलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने चीखें सुनी थीं। एक लड़की की चीख की आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ें किसकी हैं, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटा यह आवाज गूंजती रही। उसके बाद शांति छा गई। मुझे अर्जुन की नींद देखकर हैरत हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था? लेकिन कुछ देर बाद आवाज आनी ऐसे बंद हो गई थी जैसे कभी शोर हुआ ही न हो। मैं दोबारा से लेट गई थी और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वह लड़की और वह ऐसे क्यों चिल्ला रही थी, और उसकी आवाज पर सब लोग क्यों खामोश थे? वरना एक हलचल सी मच जाना चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहां यह हवेली बनी हुई थी वहां आसपास केवल जंगल थे। गांव तो 5-6 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बात तय हुई थी। और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा भी बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र इधर उधर डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर तो मेरी आंखें चौड़ी हो गई थीं। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब राम और सीता की जोड़ी कहते थे। मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, उसे सुनकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में चली गई थी। जब सुबह हुई तो अर्जुन एक प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा कि उठ जाइए मैडम जी, ये दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तानकर सोए रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो वह उठ चुका था। अर्जुन बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है, वही पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया था। मैं बेड से उठकर बैठ गई थी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं वही बात सोचते हुए ड्रेसिंग रूम में चली गई थी, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। लेकिन इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई थीं। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। अर्जुन कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आईं और मुझे जेवरात पहनाने लगीं और तैयार करने लगी थीं। जब मैं सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया था। फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थीं। गर्मी और धूप में ना जाने कब से वह मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे कि यह हमारे घर की नई मालकिन है और अर्जुन की बीवी है।
ये सुनकर सभी औरतों ने मुझे नमस्ते करने लगी थीं, लेकिन मैं वहां ज्यादा देर तक रुक नहीं पाई थी। तेज धूप ने मेरी हालत खराब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई थी। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। अर्जुन से मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के ही साथ रहे थे। गांव के कुछ और ही रस्मों रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। अर्जुन मुझे कहने लगा कि गांव के हाल से तुम परेशान हो गई होगी, इसलिए आराम से सो जाओ। वह मुझे प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा कि अर्जुन, बस जल्दी से दिल्ली वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों अर्जुन की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया था। कहने लगा कि अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसे घूर रही थी। मैंने कहा कि अर्जुन, मैं गांव में 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे यहाँ घुटन होती है। यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से अजीब घुटन सा माहौल है। यहाँ का मैं नहीं रह सकती। यहाँ पर मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया था। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा था। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंखें शोर से खुली थीं। वही एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और अर्जुन को भी जगा दिया था। वह मुझे नींद में देखने लगा था। मैंने कहा कि अर्जुन, किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। मेरी बात पर अर्जुन ने नजरें चुराई थीं। फिर कहने लगा कि कैसी आवाजें? यहां तो मुझे कोई भी आवाज नहीं आ रही है। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। ये कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अर्जुन को कैसे नहीं आ रही थी? मैंने हैरत से अर्जुन की तरफ देखा था। मैंने कहा कि क्या तुम्हें कोई लड़की की आवाज सुनाई नहीं दे रही है? वह कहने लगा कि नहीं, मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कि कोई भूत प्रेत? यह सोचकर तो मैं कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं अर्जुन से चिपक के लेट गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने अर्जुन से शहर जाने की जिद करनी शुरू कर दी। मैंने कहा कि अर्जुन, मुझे वापस दिल्ली जाना है। मुझे यहाँ डर महसूस हो रहा है। मुझे 3 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। डर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अब भी रो दूंगी। और अर्जुन मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नजरें चुरा रहा था। वह मुझसे कहने लगा कि सालों से इस हवेली में ऐसे ही किसी के साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे तुम्हें दे रही हैं, लेकिन उन सायों ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना क्या मेरी भाभी यहां रह पाती? मुझे अर्जुन की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने अर्जुन से पूछा था कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर अर्जुन का चाय का कप हाथ में ही रह गया था। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल तो आया। अर्जुन ने कहा कि भाई साहब, जो आपका आदेश। अर्जुन ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी कहने लगे कि आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, वहां जाकर वहां के काम देखो। मैं तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई तो मेरे जेठ जी मुझसे कहने लगे कि बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा कि मुझे अपनी और अर्जुन की पैकिंग भी करनी है। शाम तक जाना है तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी अर्जुन को घूरने लगे थे और कहने लगे कि क्या तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब वह यहीं पर रहेगी?
ये सुनकर मेरे दिल को धक्का सा लगा था। मैं आश्चर्य से अर्जुन की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा कि मैं भूल गया था। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे कि बेटा, अब तुम हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखतीं। अब तुम यहीं पर रहोगी, दिल्ली सिर्फ अर्जुन जाएगा। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि अर्जुन ने पहले यह बात क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई थी। मुझसे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद ही अर्जुन कमरे में आया था। उसे देखकर मैं रोने लगी थी। मैंने कहा कि मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बता दो कि मैं यहां पर नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला कि मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहां रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहां की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें दिल्ली ले जाऊंगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बिना यहां नहीं रहूंगी। रात के वक्त वह चीख की आवाज मेरी जान निकाल देगी। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा कि तुम चीख पर ध्यान मत दो। वह जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेगी, यह मैं तुम्हें वादा कर सकता हूं। तुम बस अपना कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अर्जुन की बातों ने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा था, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। अर्जुन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं भाई साहब से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा। वह तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी। लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि भाई साहब को तुमसे कोई शिकायत न हो। मैंने इस बात पर सर हिला दिया था। अर्जुन शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं रह गई थी। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछाती और सो जाती थी। रात को जब वह चीख की आवाजें आतीं तो मेरी आंखें खुल जाती थीं। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीख की आवाज आती थी वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीख के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वह डर जाती थी। फिर वह सर हिलाने लगती और कहने लगती कि मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ें तुम्हें भी सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी थी और कहने लगी कि इस बात का जिक्र हवेली में किसी से न करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे यह जानने की उत्सुकता होने लगी थी कि आखिर मालूम भी तो हो कि यह सारा माजरा है क्या। मैंने रात को जब वह चीख की आवाज़ सुनी तो यह ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता मैं लगाकर ही रहूंगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। आज रात को जब मैंने वह चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैं उठकर खड़ी हो गई थी और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई थी और धीरे से दरवाज़ा खोल दिया था। मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई थी। वहां से आवाज़ें मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थीं। जब मैंने उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहां से लड़की की चीख की आवाज़ें आ रही थीं। उस कमरे की खिड़की थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने जब उस कमरे में झांक कर देखा तो वहां का दृश्य देखकर मेरी सांस थम सी गई थी और मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई थी और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। वह आवाज़ें धीरज, यानी कि मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही थीं। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी पत्नी भी जिंदा नहीं थी, न ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितने बड़े संस्कारों वाले थे। फिर वह लड़की की आवाज़ें। मैं खुद से बात करने लगी थी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी थी, क्योंकि मेरे जेठ बालिग लड़कियों के साथ नहीं,
ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? ये उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह बैठे हुए थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए वह कहने लगे कि क्या अर्जुन ने फोन पर बात नहीं की मेरी बहू से? तभी तो तुमने रो रो के अपनी आंखें सुझा ली हैं। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। वह खुद ही मुस्कुराने लगा था। फिर बोला कि शायद अर्जुन वहां बहुत बिजी है, इसीलिए फोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। आज तो उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। कैसा सा दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहमदिल बना रहता था, और रात को ये सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब मैं उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूं। जब मैंने रात दोबारा से वही आवाज सुनी, तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई थी। उस कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। जब मैंने कमरे के अंदर देखा तो एक 18 या 19 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े मेरे जेठ से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे जेठ जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतारकर फेंक दिया था। मैं उससे ज्यादा और नहीं देख सकती थी। मैं वापस अपने कमरे में पलट आई थी। कैसे भी करके मैंने वह रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने अर्जुन को फोन किया था। मैंने कहा कि अर्जुन, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला था। तुमने कहा कि हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वही आवाजें गांव की एक मासूम सी लड़कियों की हैं, जो रोज रात को तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का निशाना बनती है। मेरे मुंह में जो आ रहा था, मैंने सब अर्जुन से कह दिया था। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें धीरज की ताकत का अंदाजा नहीं है। वह तुम्हें जान से मार डालेंगे। मैं अर्जुन की बात सुनकर जितना हैरान हुई थी, उतना कम था। मतलब वह अपने भाई के बारे में यह सब पहले से ही जानता था, और वह भी इस सब में मिला हुआ था। मैंने फौरन से फोन बंद कर दिया था। बुरा होता देखकर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहां ऐसा कोई नहीं था जो मेरे जेठ धीरज के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलता। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। जब रात हुई तो मैं अपने जेठ के आने से पहले ही उस कमरे में जाकर छुप गई। कुछ ही देर के बाद मैंने देखा कि धीरज कमरे में आए और आते ही सीधा सोफे पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया था। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ ही देर बाद एक सुंदर कम उम्र मासूम सी लड़की उसी कमरे में बने एक छोटे से रूम से बाहर आई थी। वह चिल्ला रही थी, बार बार ये कह रही थी कि उसे घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चला गया था। धीरज एकदम आराम से सोफे पर बैठा हुआ उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज्यादा रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहां के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वह लड़की जब दरवाजा बजाकर थक गई तो धीरज के पास आकर हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी कि धीरज साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूं, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नजरों से देखते हुए बोला कि तेरी इतनी औकात कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। तुझे मैं बताता हूं कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूं। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटक दिया था। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। ना जाने कैसे मैंने खुद को काबू किया और वहां खड़ी यह सब कुछ देख रही थी। फिर मेरे जेठ ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई थी। धीरज तुरंत ही वहां से पीछे हटा था। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा भी कोई है।
इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता, मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई। लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई थी। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दी थीं। मैं एक घने झाड़ी में छुप गई थी। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहां से चले गए थे। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली थी। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी, जो इस हवेली की दीवार से लगा हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा, तो वह एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुंचूंगी, लेकिन मैं सिर्फ लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई तो मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस दिल्ली जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई। पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखा था। दिल्ली पहुंचते ही मैंने अपने चाचा को वह वीडियो दिखा दी, क्योंकि वह एक पुलिस ऑफिसर थे। मेरी वजह से उस गांव में इस घिनौने खेल का किस्सा खत्म हुआ था, और धीरज के साथ साथ अर्जुन भी पकड़ा गया था। वह लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ पहले तो अपनी हवस मिटाते थे, उसके बाद उसे दूसरे देश में भेजते थे, और कुछ कुछ को तो मार देते थे। और मेरे पति दिल्ली में भी वही काम करते थे, इसलिए मुझे अपने साथ वहां पर लेकर नहीं गए थे। मैंने अब अर्जुन से तलाक ले लिया था, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियों की इज्जत और जान बच गई थी। दोस्तों, क्या मैंने उन लोगों के साथ सही किया या गलत? अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।